गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदा देवी क्षेत्र में रविवार को एक हिमनद के टूटने से आया जल सैलाब प्रकृति के कोप को बताने के लिए काफी है। हिमालय के क्षेत्र में ऐसी आपदाओं का बार बार दस्तक देना बड़े खतरों का संकेत है। रविवार सुबह चमोली जिले के रैणी गांव से 20 किलोमीटर ऊपर से एक हिमनद टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिर गया। इसके बाद यह तूफानी रफ्तार से बढ़ता गया और जो इसकी चपेट में आया इसमें समाता हुआ बह गया। तबाही के इस खौफनाक मंजर ने जून 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी, जिसमें बादल फटने से आई बाढ़ में करीब 6000 लोग बह गए थे। चमोली जिले में हुए इस हादसे में कितने लोग मारे गए होंगे, अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर 200 लोगों के लापता होने की बात है। सबसे ज़्यादा तबाही शुरू के 2 घंटों में हुई और वह भी तेज जल प्रवाह के कारण। यह सब कुछ दिन में घटित हुआ, इसलिए लोगों को बचाव का मौका भी मिल गया। अगर रात का वक्त होता तो लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाता और भारी जनहानि हो सकती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है। ऐसे में बचाव के सर्वश्रेष्ठ उपाय ही मानवीय क्षति को कम कर सकते हैं। हिमनदों का पिघलना, टूटकर नदियों में गिरना, बादल फटने जैसी घटनाएं हिमालय क्षेत्र में सामान्य बात हैं। जिस तरह की आपदा रविवार को आई, इसके संकेत करीब 4 दशक पहले से ही मिलने लगे थे। भूविज्ञानी पहले ही चेता चुके थे कि ऋषिगंगा क्षेत्र में 8 हिमनदों के पिघलने की दर सामान्य से अधिक है। जाहिर है कि जब जब ये टूटेंगे तो ऋषिगंगा में ही गिरेंगे और कहर बरपाएंगे। ऋषिगंगा नदी पर हिमनदों के टूटने से जो दबाव बनता है, उससे आसपास की नदियों धौली गंगा, विष्णुगंगा, अलकनंदा और भागीरथी में जल प्रवाह उग्र रूप धारण कर लेता है। बढ़ते तापमान और हिमालय के भीतर हो रहे परिवर्तन भी हिमनदों की प्रकृति को तेजी से बदल रहे हैं, जिससे इनके टूटने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। यह ऐसा प्राकृतिक संकट है जिससे कोई बचा नहीं सकता। इन खतरों को देखते हुए ही नदियों पर बांध बनाने को लेकर चेताया जाता रहा है। चमोली की इस आपदा में ऋषिगंगा पर बनी 13 मेगावाट की बिजली परियोजना और धौली गंगा पर 520 मेगावाट की बिजली परियोजना पूरी तरह से बह गई और इन पर काम कर रहे लोग भी इस आपदा का शिकार हो गए। इसलिए यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि वैज्ञानिकों की चेतावनियों के बावजूद ऐसी परियोजनाएं इलाकों में क्यों बनाई जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले निवासियों का जीवन
बेहद कठिन होता है। प्राकृतिक कारण इसे और जोखिम भरा बना देते हैं। ऐसे में प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपदाओं के लिहाज से जो इलाके संवेदनशील और बेहद खतरनाक हैं और जिन इलाकों में ऐसी आपदाओं के बारे में वैज्ञानिक सचेत करते रहे हैं, उन इलाकों में ऐसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जाए जो बेहद गंभीर संकट में भी लोगों को बचा सके। जिस तेजी से आपदा प्रबंधन दलों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवानों व स्थानीय नागरिकों ने बचाव के काम शुरू किए, उससे कई लोगों की जान बचा ली गई। केदारनाथ के हादसे से सबक लेकर आपदा प्रबंधन के स्तर पर काफी सुधार देखने को मिला है। यह हादसा एक बार फिर चेता रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जाए, न कि उस पर अतिक्रमण हो। सरकारें भ्रष्टाचार मिटाने का दम भरते नहीं थकती, मगर हकीकत यह है कि जिन पर इस समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी है, वे खुद आपादमस्तक इसमें डूबे हुए हैं। आमजन की धारणा में पुलिस महकमा और भ्रष्टाचार एक दूसरे का पर्याय बन चले हैं। न केवल गंभीर आपराधिक मामलों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्यों को मिटाने आदि के एवज में पुलिस कर्मियों या अधिकारियों के घूस लेने की शिकायतें मिलती हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर छोटे मोटे काम के लिए भी खुलेआम उन्हें पैसा वसूलते देखा जाता है। कई आयोग और समितियां पुलिस सुधार की सिफारिश कर चुके हैं, मगर कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते तो कुछ तकनीकी वजहों से इस दिशा में संजीदगी से कोई कदम नहीं बढ़ाया जा सका। उसका नतीजा यह है कि कई जगह पुलिस कर्मियों को अब रिश्वतखोरी जैसे शान की बात नजर आती है। नोएडा में ओखला चौकी के पुलिस कर्मियों का वसूली करते हुए वीडियो सामने आना इसकी एक बानगी है। अच्छी बात है कि ट्विटर पर इस वीडियो के प्रसारित होते ही पुलिस आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लिया और चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। हालांकि नोएडा में पुलिस का यह कोई पहला और बहुत हैरान करने वाला कारनामा नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को तरह तरह से बचाने और खुद आपराधिक गतिविधियों में उसके शामिल रहने के कई मामले उजागर हैं। छिपी बात नहीं है कि रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों, छोटे कारोबारियों, बिना पंजीकरण के कल कारखाने आदि चलाने वालों से पुलिस नियमित वसूली तो करती ही है, परिवहन नियमों का पालन न करने वालों से भी बड़े पैमाने पर वसूली करती है। वसूली यानी गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर उनके गैर कानूनी कामों पर पर्दा डालना, यानी पुलिस खुद गैर कानूनी काम करके दूसरे के गैर कानूनी काम को वैध ठहरा देती है, मगर जबरन वसूली, हफ्ता वसूली जैसे काम कुछ आपराधिक किस्म के लोग इस आश्वासन के साथ किया करते थे कि वे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं। अब अपराधियों और गुंडों की जगह वही काम पुलिस करने लगे तो स्वाभाविक ही उसके आचरण पर अंगुलियां उठेंगी, मगर
उत्तर प्रदेश पुलिस पर शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री अनेक मौकों पर पुलिस को सक्षम और निष्पक्ष, भ्रष्टाचार और अपराध मिटाने को तत्पर बनाने का दम भर चुके हैं। मगर सच्चाई यही है कि पुलिस की करतूतों की वजह से जितनी किरकिरी वर्तमान सरकार को झेलनी पड़ी है, शायद पहले किसी सरकार को नहीं झेलनी पड़ी। स्टॉप।